हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बेटा, हम एनटीए नीट पेपर सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनटीए नीट पेपर नंबर 103 नंबर वाले पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें भी हम केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हर क्वेश्चन में उसका आंसर प्लस उसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथ उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी लर्न हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखें। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5, द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम इज। आपको बताना है इनमें से कौन सा सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो हमें पता है कि जो एसिड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल के साथ, एक्टिव मेटल जिसमें सोडियम और पोटेशियम आता है। तो एसिड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो अब आप देखो, एक्टिव मेटल एसिड, अब एसिड में कौन कौन आते हैं तो आपको पता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन, एल्काइन के बाद में हम यूज करते हैं अल्कोहल, अल्कोहल के बाद में यूज करते हैं फिनोल, और फिनोल के बाद में यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वो हैं जो सोडियम के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देंगे, और ये सब इनकी किस नेचर को रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। एथेनॉल बिल्कुल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। ईथर, इसका आंसर होगा ईथर, क्योंकि बेटा आपको पता है ईथर जो होता है वो एसिडिक नहीं होता, और ईथर जो होता है वो लेस रिएक्टिव भी है, और वो लेस रिएक्टिव होने की वजह से सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी, एसिड करेगा, अल्कोहल भी करेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन कैन नॉट अंडरगोज रीअरेंजमेंट। आपको बताना है इसके अंदर कौन से कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट के अंदर यहाँ पर आपका 3 डिग्री है। कहाँ पर है बेटा, ये आपके यहाँ पर 3 डिग्री के ऊपर है। सॉरी बेटा, ये यहाँ नहीं आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आएगा। अब आप देखो, यहाँ पर भी आपका जो कैटाइन है अभी वो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन पर है, और इससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन भी 3 डिग्री है। फिर भी यहाँ पर रीअरेंजमेंट होने से क्या एडवांटेज होगी वो देखो। तो यहाँ पर होगा बेटा 1,2H माइनस हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ से ये हाइड्राइड जो है वो शिफ्ट होके यहाँ जाएगा। तो जब यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो एडवांटेज क्या होगी वो देखिएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज बेटा क्या हो गया, एलाइलिक 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। तो इसका मतलब इसको एक एडवांटेज मिल गई एक्स्ट्रा, कौन सी, रेजोनेंस की, जबकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं था, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब आता है नेक्स्ट सेकंड वाले में। सेकंड वाले में अभी कार्बोकैटायन जो लगा हुआ है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन पे लगा हुआ है, और अगर मैं रीअरेंजमेंट करता हूँ तो ये 1 डिग्री से 3 डिग्री बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो जैसे यहाँ पर भी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, इसके वाया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एलाइलिक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा जिसमें रेजोनेंस है। नेक्स्ट नंबर सी। नंबर सी में आपका जो कार्बोकैटायन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो 3 डिग्री है, और उसके नेक्स्ट जो कार्बन है वो भी 3 डिग्री है, बट इधर से कोई रेजोनेंस नहीं है, इसलिए बेटा यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा, सी। अब आता है डी। डी में देखो, डी में क्या एडवांटेज है, PHCHCH2+। अभी आपका कैटाइन 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है, और अगर यहाँ से मैं हाइड्राइड का शिफ्टिंग कराता हूँ, वही 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ पर PHCH और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। अब आप देखो ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा बेंजाइलिक कैटाइन, और बेंजाइलिक कैटाइन स्टेबल बाई रेजोनेंस। तो इसका मतलब फर्स्ट में रीअरेंजमेंट होने के बाद रेजोनेंस आ रहा है, सेकंड में भी रीअरेंजमेंट के आफ्टर रेजोनेंस आ रहा है, और डी में भी रीअरेंजमेंट के बाद रेजोनेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ए, बी और डी इन तीनों में रेजोनेंस होगा, बट सी में रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि सी में रेजोनेंस के बाद में कोई भी एडवांटेज नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, सी। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
फॉर्मएल्डिहाइड रिएक्ट विद एक्सेसिस ऑफ अमोनिया टू गिव क्या देगा? तो आपको बताया फॉर्मएल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH ये होता है फॉर्मएल्डिहाइड। इसका रिएक्शन करना है अमोनिया के साथ। किसके साथ करना है बेटा? अमोनिया के साथ, वो भी एक्सेसिस में। तो अमोनिया के तो होंगे 4 मोल और एल्डिहाइड के होंगे 6 मोल। ये रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके यहाँ से बनाएंगे CH2 6 और N4। इसको बोलते हैं बेटा यूरोट्रोपिन। इसको जो कि यूरिनरी इन्फेक्शन में काम आता है, यूरोट्रोपिन, जो कि यूरिनरी इन्फेक्शन में यूज होता है। तो ध्यान दे, अब आपके पास ये बना है यूरोट्रोपिन। क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम 6 के लिए क्या लगाएंगे? हेक्सा। CH2 के लिए क्या लगाएंगे? मिथाइलिन। 4 है तो 4 के लिए क्या लगेगा? टेट्रा। और N के लिए क्या लगेगा? अमाइन। तो इसका कौन सा आंसर राइट है बेटा? डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑक्साइड ऑफ कार्बन, क्या कह रहा है? ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज फॉर्मेड व्हेन मैलोनिक एसिड इज वार्म विद P2O5। आपको पता है P2O5 एज ए यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस NTA पेपर में भी आ चुका है, फिर दोबारा एक बार एक्सप्लेन करेंगे इसको हम। तो ध्यान दें, मैलोनिक एसिड की बात हो रही है, तो ये होता है आपका ऑक्जेलिक के बाद में मैलोनिक एसिड। अगर इसको हम ओनली वार्म करें तो यहाँ पर 2COOH के बीच में एक कार्बन का डिफरेंस है, इसलिए CO2 गैस रिमूव हो जाएगी और CO2 गैस के रिमूव होने से यहाँ पर एसिटिक एसिड बन जाएगा। बट हमें ये रिएक्शन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूव ऑफ वाटर। तो यहाँ से 2 मोल ऑफ वाटर निकलेगा। अब 2 मोल ऑफ वाटर कैसे निकलेगा वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। HCC डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH ये है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेगा। तो बताओ क्या बचेगा? 1 2 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सेक्रिन इज इमाइड ऑफ। आपको बताना है कि इनमें से किससे सेक्रिन का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है सेक्रिन, जो सेक्रिन है वो सेक्रिन आर द आर्टिफिशियल स्वीटनर रिएजेंट है। ध्यान रखना, आपका सेक्रिन जो होता है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर रिएजेंट होता है और ये आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि ये इनमें से किसका इमाइड फॉर्म होता है। तो देखिएगा, सेक्रिन को बनाने के लिए हम यूज करते हैं ये लिया है मैंने। अब आप देखो, इसका रिएक्शन करेंगे हम अमोनिया के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेंगे बेटा? अमोनिया के साथ। ये हो गया अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो यहाँ से क्या होगा? ये एसिड, ये बेस। तो ये बेस है और इसमें दोनों ही आपके क्या है? एसिड है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे इसको हीट करने पर। तो जैसे यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे इसको हीट करने पर, तो यहाँ से हमारे पास जो बनेगा वो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या लग जाएगा? NH। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? SO2 और ये। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? इमाइड बन गया। क्या बन गया बेटा? इमाइड। और इसी इमाइड को हम क्या बोलते हैं? सेक्रिन। तो बताओ कौन सा आंसर इसका राइट है? तो इसका फर्स्ट वाला आंसर राइट है, जिसके अंदर दोनों ऑर्थो पोजीशन पर लगे वो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू एल्कीन बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 इन्वॉल्व विद अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इंटरमीडिएट। IM का मतलब क्या है बेटा? IM से मतलब है यहाँ पर इंटरमीडिएट। तो आपको बताना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से एल्कीन के फॉर्मेशन में इंटरमीडिएट क्या होता है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है। मैंने लिया RCH2OH, एक और CH2 लेता हूँ मैं, CH2OH। ये अल्कोहल हमने लिया,
और इस पर हम रिएक्शन करना चाहते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 का, और इससे किसका फॉर्मेशन होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन का। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और ये डिहाइड्रेशन बेटा कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। और यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन है तो यहाँ पर हमें बेस की रिक्वायर्ड होती है, और यहाँ पर बेस होता है HSO4-। अब ये रिएक्शन होता है कैसा, इसका मैकेनिज्म, तो बेटा इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है, 3 स्टेप्स में इसका मैकेनिज्म होगा। तो देखिएगा मैकेनिज्म, RCH2CH2OH। सबसे पहले स्टेप में H+ इसको अपना प्रोटॉन देगा, तो इसलिए इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम, प्रोटोनेशन। इसके वाया RCH2CH2OH2+, अर्थात किसका फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप देखो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये स्टेप फर्स्ट है इसका, स्टेप फर्स्ट। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से आपके इंटरमीडिएट, बताओ क्या बन गया, इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जहाँ से आपका ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया। अब आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपने भी प्रोटॉन ऐड किया था, अब ये प्रोटॉन वापस हटेगा, तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन। और जैसे यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा आपके एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान दें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमेशा 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन है, सेकंड स्टेप में इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन है, थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है। अब ध्यान दें, इसकी जो सेकंड स्टेप है इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी बेटा, इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन पर। ठीक है, और ये कौन सा रिएक्शन है, और ये आपका मोस्टली E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करता है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फ्री रेडिकल नहीं, कार्ब कैटाइन, तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि इसके अंदर इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच कार्बोनिल कंपाउंड विल नॉट गिव एडिशन रिएक्शन विद H2O वाटर। तो हमें पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड का वाटर के साथ रिएक्शन होना NaR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, जहाँ पर जब ये शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और आपको पता है वाटर में H+OH- है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो बताओ क्या बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये तो OH और ये हो जाएगा O-। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, फिर इस पर अगेन आपका प्रोटॉन अटैक हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा OH। इसको बोलते हैं बेटा जैम डाइओल। क्या बन गया ये, जैम डाइओल। और आपको पता है जैम डाइओल आर द अनस्टेबल होते हैं ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसलिए आपका जो डाइओल है बेटा वो वापस कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। बट हम अगर डाइओल की स्टेबिलिटी की बात करें तो ध्यान दें, स्टेबिलिटी ऑफ डाइओल डिपेंड अपॉन, ध्यान रखना किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ EWG ग्रुप बढ़ेगा तो इससे स्टेबिलिटी ऑफ जैम डाइओल जो है वो भी बढ़ेगी बेटा। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि वो डाइओल ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ज़्यादा है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि विच कार्बोनिल कंपाउंड विल नॉट गिव एडिशन रिएक्शन विद वाटर। तो देखो पहले के अंदर CCl3 क्लोरेल है, बिल्कुल यहाँ पर 3 क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये तो रिएक्शन कर देगा। सेकंड में देखो बिल्कुल सेकंड में भी CF3 है, 3 F है, इनका भी माइनस आई लगेगा, तो ये भी इसके साथ क्या करेंगे, आपके डाइओल का फॉर्मेशन कर देंगे। बट आप देखिएगा C ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई भी माइनस आई इफेक्ट ग्रुप नहीं है, अर्थात इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। डी में भी आप देखिएगा इधर भी CF3 है, इधर भी CF3 है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी डाइओल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर मैं इनमें रिएक्टिविटी की बात करूँ, अगर मैं इनसे पूछूँ कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा,
तो रिएक्टिविटी ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल के। तो डी की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी, डी के बाद में बी की होगी, बी के बाद में ए की होगी और ए के बाद में सी की, अर्थात सी तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा सी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फिनॉल रिएक्ट विद बेंजीन डाई एजोनियम कैटाइन एट pH 7.52 गिव। तो इसका मतलब फिनॉल का रिएक्शन बेंजीन डाई एजोनियम कैटाइन के साथ कराना है और बताना है क्या बनेगा। तो ध्यान दे, ये फिनॉल है, इसका रिएक्शन कराना है हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो ये आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है और pH 7.5 अर्थात लगभग न्यूट्रल सा pH है। इसमें बेटा ये आपका ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपका रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट पर तो EDG ग्रुप होना चाहिए और इलेक्ट्रोफाइल पर EWG ग्रुप होना चाहिए। अब आपको पता है यहाँ पर इसका प्लस M है और प्लस M है तो ये ऑर्थो और पेरा डायरेक्टर है। तो पेरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और ये ग्रुप इसके साथ लग जाएगा। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, OH फिनॉल N डबल बॉन्ड N और रिंग, ये बन जाएगा। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं एजो डाई। और कौन से कलर की होगी ये होगी आपके ऑरेंज कलर की। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एनिलीन रॉन्ग, क्लोरोबेंजीन रॉन्ग, बेंजीन रॉन्ग, एजो डाई, फोर्थ आंसर राइट है। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 31, इन द गिवन रिएक्शन। ये एक रिएक्शन गिवन है, इसमें अल्कोहल भी है और हैलाइड भी दोनों है और इसका रिएक्शन कराना है NaOH के साथ टोलुइन और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बताओ ऐसी कंडीशन पर क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दो ग्रुप एक साथ में है। तो आप देखो Br और OH में से Br गुड लिविंग ग्रुप है, ये आपका गुड लिविंग ग्रुप है और ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप है। तो इसका मतलब यहाँ से पहले Br का रिमूव होगा। तो ध्यान दें CH2 होल ट्वाइज 3 और CH2OH। तो सबसे पहले रिमूव किसका होगा बेटा, यहाँ से Br ग्रुप रिमूव हो जाएगा। बताओ जब Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो CH2 होल ट्वाइज 3 CH2OH, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ऑक्सीजन अपना इसको लोन पेयर देगा। अब बताओ जब ऑक्सीजन इसको अपना लोन पेयर देगा तो कितने हो जाएंगे, 1 3 4 5 और 6। तो टोटल 6 मेंबर रिंग बन जाएगी जिसमें एक ऑक्सीजन होगा। तो ये मैं 6 मेंबर रिंग बना रहा हूँ और उसमें एक आपका ये ऑक्सीजन है, इस पर ये H है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने बेस यूज कर रखा है। तो यहाँ से जो ये बेस है, ये बेस इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा और प्रोटॉन को रिमूव करने से आपके पास साइक्लिक ईथर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइएगा यहाँ पर X क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है, डी इसका राइट आंसर होगा। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट बताना है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये आपको एक फॉलोइंग रिएक्शन का सीक्वेंस है, इसका आपको लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पर PCl5, और हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड पर PCl5 का जो रिएक्शन होता है वो NSR होता है। तो सबसे फर्स्ट जो आपका है यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा P, तो P के अंदर NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इसके वाया एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये NSR था और NSR से एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका रिएक्शन करना है 2 मोल अमोनिया। इसका रिएक्शन किसके साथ करना चाहता हूँ मैं, 2 मोल अमोनिया के साथ करना चाहता हूँ। तो अगर आप 2 मोल अमोनिया यूज करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा। तो जब हम इसका 2 मोल अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो ये भी आपका क्या है, एक प्रकार से वही NSR है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसके अंदर यहाँ से NH4Cl
NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड रिमूव हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड के रिमूव होने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये P था, ये आपके पास Q आ गया और Q क्या बन गया, एमाइड हो गया। अब हमें यहाँ से रिडक्शन करना है। आपको पता है अमाइड का रिडक्शन जब हम करते हैं तो अमाइड के रिडक्शन से अमाइन का फॉर्मेशन होगा। क्यों, जब इसका रिडक्शन करेंगे यहाँ H2 हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से ये H2 वाटर में हट जाएगा और वो H में आ जाएगा। तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2NH2। तो बताओ क्या बन गया, एनिलीन बन गया। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल अमाइन। तो आपका जो लास्ट R प्रोडक्ट है वो R प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, बेंजाइल अमाइन होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट प्रोडक्ट है वो बनेगा बेंजाइल अमाइन। सॉरी, ये हमने यहाँ से इसको किया है, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये रिमूव होगा तो H2 के रूप में ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो अब आप देखो बेंजाइल अमाइन प्रोडक्ट हो गया। तो बताओ इसमें आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट एनिलीन। क्या फर्स्ट आंसर राइट है, एनिलीन? आंसर होगा बेंजाइल अमाइन, बिल्कुल राइट। आपका सेकंड आंसर राइट है, बेंजाइल अमाइन होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपको जो स्ट्रक्चर दे रखी है इसमें आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है। तो फर्स्ट और सेकंड आंसर आपका रॉन्ग होगा, इसलिए आंसर सी और डी में से एक होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड तो कितने हो गए, 5। अब किसकी बात आती है, सिग्मा बॉन्ड की। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हम काउंट करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ से काउंट करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपके जो सिग्मा है वो रिंग के आउट में है। अब इसके बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो बताओ सिग्मा कितने हो गए, 20। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी। इसमें पाई बॉन्ड 5 है, सिग्मा बॉन्ड 20 है। कभी कभी इस क्वेश्चन को घुमाने के लिए क्या करता है, वो पाई इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है और बेटा उसका आंसर 5 कर देता है। नहीं, एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 5 में कितने हो जाएंगे, 10। और अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछे हो तो एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ 20 में कितने हो जाएंगे, 40। तो इसका मतलब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन 10 है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन 40 है। तो इसका आंसर हो गया डी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, एंड प्रोडक्ट एस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये आपको रिएक्शन दे रखा है, इसमें आपको एंड प्रोडक्ट एस बताना है क्या होगा। तो देखो सबसे पहले एल्किल हैलाइड पर रिएक्शन होगा KCN का। कौन सा रिएक्शन है, NSR है, और कौन सा है, वो भी SN2 है। तो बताओ NSR SN2 है तो Br रिप्लेस हो जाएगा। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी CH3CH2CN साइनाइड हो जाएगा। अब साइनाइड का एसिडिक मीडियम में ये क्या करा रहा हूँ मैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ। और आपको पता है जब साइनाइड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होगा तो वो चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पर SOCl2 का रिएक्शन होगा तो अगेन बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर Cl इस OH को रिप्लेस कर देगा। तो बताओ R की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो CH3CH2COCl एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपके जो एसिड हैलाइड है उसका रिएक्शन करना है C2H5CD के साथ। तो ये एक प्रकार का कपलिंग है जो कि कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन का मेथड है, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड में भी मेनली किसका, कीटोन के फॉर्मेशन का मेथड है। कैसे होगा रिएक्शन वो देखो आप। तो यहाँ से आपके पास है CH3CH2C डबल बॉन्ड OCl, यही है। इसका रिएक्शन करना है C2H5CD के साथ। तो इसके 2 मोल लेंगे हम, और जब इसके हम यहाँ पर 2 आएगा, जब इसके हम यहाँ पर 2 मोल लेंगे तो 2 मोल का रिएक्शन C2H5CD के साथ करना है। तो C2H5 C2H5 और CD इसके साथ करेंगे तो 2 मोल है, तो यहाँ से CdCl2 रिमूव हो जाएगा और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2C डबल बॉन्ड O, C2H5 के 2 मोल और साथ में CdCl2। तो ये आपका लास्ट फाइनल प्रोडक्ट एस होगा। तो बताओ कौन सा आंसर राइट है,
फर्स्ट ऑप्शन आपका रोंग है, सेकंड ऑप्शन रोंग है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। तो ध्यान दें, सीड मतलब डाई एल्किल कैडमियम जो है वो कीटोन फॉर्मेशन का मेथड होता है। इसी के साथ आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड मार्क एप्रोप्रिएट चॉइस। आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है और राइट आंसर बताना है। कॉलम फर्स्ट के अंदर आपको कुछ केमिकल्स के नेम है और सेकंड के अंदर उनकी कैटेगरी दे रखी है कि वो कौन सी कैटेगरी का है। सुक्रोलोज, हमें पता है सुक्रोलोज आर द आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, तो इसका मतलब पी में तो आपका आंसर हो गया सेकंड, क्योंकि सुक्रोलोज को हम आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में यूज करते हैं। क्लोरोजाइनोल, बेटा क्लोरोजाइनोल आपके डेटोल, ध्यान रखना क्लोरो जो जाइनोल होता है ये आपके जो डिटोल आता है उस डिटोल का कंपोजिशन है और क्लोरोजाइनोल का फॉर्मूला ये होता है। इसका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्लोरोजाइनोल है और ये क्लोरोजाइनोल डिटोल है। डिटोल एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। तो इसका मतलब क्यू के अंदर कौन सा आ गया, फोर्थ आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। जरा एक बार ऑप्शन को चेक करो आप, फर्स्ट के अंदर सेकंड, ये भी रॉन्ग, तो ए और बी रॉन्ग हो गया, सी और डी राइट होगा। अब क्यू में क्या आ रहा है, फोर्थ, क्यू में फर्स्ट, क्यू में फोर्थ, तो इसका आंसर डी हो गया। आगे बात करूँ मैं प्रोंटोसिल, प्रोंटोसिल जो होता है वो आपका एंटी बैक्टीरियल होता है और टर्फेंडाइंस आपका एंटी हिस्टामिन्स होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, डी। तो याद रखना बेटा, मैच द कॉलम वालों में हमेशा ऑप्शन का सहारा लेकर क्वेश्चन को सोल्व किया करो। अगर आपको एक आ रहा है, एक से पता चल जाए तो बेटर है, फिर सेकंड को करो, अगर सेकंड से पता चल जाए तो बेटर है, नहीं तो फिर थर्ड और उसके बाद फोर्थ। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर मोनोसेकेराइड। आपको बताना है इनमें से मोनोसेकेराइड के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। और मोनोसेकेराइड्स का मतलब है ये कार्बोहाइड्रेट है। तो हमें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन यही होती है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होने चाहिए। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, जिनका फॉर्मूला हम यूज करते हैं CnH2O, और इसका जैसे मान लो ये X है और ये Y है, तभी तो इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो इसका फर्स्ट राइट है वो डेफिनेशन। सेकंड, फ्रक्टोज इज ए कीटोज, बिल्कुल राइट, फ्रक्टोज कीटोज है। कैसे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। तो हम सबसे पहले फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, C 1 2 3 4 5 और 6। ये बेटा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है जिसमें कीटोन है, तो इसलिए इसको हम कीटोज बोलेंगे, बिल्कुल राइट है। एंड हैंस इट डज नॉट गिव रेड PPT विद फाइलिंग सॉल्यूशन। बट ये वाली स्टेटमेंट आपका आगे का रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपका जो फ्रक्टोज है वो टोटोमेरिज्म करता है और टोटोमेरिज्म करने से आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने से फाइलिंग सॉल्यूशन देता है। अर्थात आपके जितने भी फ्रक्टोज वाले हैं वो सभी फाइलिंग सॉल्यूशन देंगे। तो आपका स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। नंबर 3, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर द एनोमर्स। बिल्कुल अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एनोमर्स होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो, आपका जो अल्फा डी ग्लूकोज होगा उस अल्फा डी ग्लूकोज में यहाँ पर ये होगा तो OH ऐसे होगा, और जो बीटा डी ग्लूकोज होगा उसमें आपका OH ऐसे होगा। तो अल्फा में नीचे और बीटा में ऊपर होगा, और ये इनका C1 कार्बन है। और जब C1 कार्बन पर अल्कोहल के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाता है तो उसे हम एनोमर्स कहते हैं। और ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। तो इसका मतलब आपका अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा जो डी ग्लूकोज है वो दोनों एक दूसरे के एनोमर्स हैं। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल राइट है। अब आता है स्टेटमेंट नंबर 4, ग्लूकोज एंड मैनोज आर द एनोमर्स।
तो ध्यान रखना बेटा ये आपका रोंग है, क्योंकि ग्लूकोज और मेनोज आर एनोमर्स नहीं होते बेटा, ये एपीमर्स होते हैं, और वो भी कौन से कार्बन पर, C2 कार्बन पर। अर्थात ग्लूकोज के जो C2 कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो मैं बता दूं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा CH2OH, यहाँ OH H OH H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। तो ये सेकेंड नंबर के जो कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन है, अगर ये चेंज हो जाएगा तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेनोज में। तो इसका मतलब आपका फोर्थ भी रॉन्ग है। तो बताओ इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 2 और 4। तो पहला आंसर रॉन्ग, पहला आपका आंसर नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। आप थर्ड देखो तो इसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा। क्यों होगा थर्ड, क्योंकि थर्ड में 2 और 4 है, और यहाँ पर उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो 2 भी इनकरेक्ट है और 4 भी इनकरेक्ट है, और वो दोनों कौन से ऑप्शन में है, सी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कंपाउंड एक्ट ऑन मोलिकुलर फॉर्मा C4H8। आपको मोलिकुलर फॉर्मा गिवन है C4H8। सबसे पहले इसका DU निकालेंगे हम। तो इसका DU हो जाएगा 2 × 4 + 2 -8 / 2, 4 2 जा 8, 10 2 1 1 हो गया। अगर इसका DU 1 हो गया तो इसमें या तो 1 पाई बॉन्ड है या फिर इसमें एक रिंग है। अब आगे देखो, टैक्स अप 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, उसने भी दे दिया कि इसका DU 1 है। इन प्रेजेंस ऑफ PT टू फॉर्म अनदर कंपाउंड Y, ये PT की फॉर्म में दूसरा कंपाउंड Y बनाता है। तो आपको पता है रिंग वाला तो PT की प्रेजेंस में दूसरा कंपाउंड नहीं बनाएगा, तो पाई वाला होगा। तो इसका मतलब C ये आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्यूटीन होगी। क्या होगी, ब्यूटीन। तो अब आप जरा देखो ऑप्शन में C और D तो रॉन्ग हो गया, अब तो A और B बच रहा है। तो इसका मतलब या तो ये होगा 1 ब्यूटीन, और अगर 1 ब्यूटीन नहीं होगा तो बेटा कौन सा होगा, 2 ब्यूटीन। अगर मैं इसका PT के साथ रिडक्शन करूंगा, इसका भी PT के साथ रिडक्शन करूंगा, तो दोनों में प्रोडक्ट सेम होगा, क्या, एन ब्यूटेन। दोनों में प्रोडक्ट आपका सेम होगा एन ब्यूटेन, जो कि हमारा Y प्रोडक्ट है। अब क्या कह रहा है वो, एक्स ऑन ओजोनोलाइसिस गिव एसिटाल्डिहाइड एज ओनली प्रोडक्ट। ध्यान रखना अगर हम उसका ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो ओनली एसिटाल्डिहाइड ही बनना चाहिए। तो जरा देखो अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा OO। तो बताओ इससे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO, यहाँ से 3 कार्बन का और यहाँ से 1 कार्बन का, अर्थात इसमें एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, इसलिए ये तो रॉन्ग है। अब आप देखो अगर इसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे यहाँ से तो OO, तो बताओ इसके ओजोनोलाइसिस से इधर क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड, और इधर से भी क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड, और दोनों एसिटाल्डिहाइड है, तो इसका मतलब ये वाला राइट है। तो बताओ इसका कौन सा आंसर होगा, ये क्या नाम है इसका, 2 ब्यूटीन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। तो अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अरेंज रिएक्टिविटी ऑफ गिवन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अर्थात इनको ESR के रेस्पेक्ट में अरेंज करना है। आपको मैं बता दूं ESR रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये आपका रिंग है और इस रिंग पे कोई भी ग्रुप लग रहा है, ये G, आपका ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि जब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी तभी तो क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होगा बेटा, मोर होगा। तो कहने का मतलब है कि ESR की रिएक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होना चाहिए। तो मैं कहूँगा रिएक्टिविटी ऑफ ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर रिएक्टिविटी भी मोर होगी। अब आप देखो फ्यूरेन, पायरोल और थायोफिन में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम फ्यूरेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये आपका फ्यूरेन का स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा हम बना रहे हैं पायरोल, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड बना रहे हैं पायरोल, तो ये आपके पायरोल का स्ट्रक्चर हो गया। और थर्ड बना रहे हैं हम थायोफिन, तो आपके ये थायोफिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब जरा देखो ऑल आर एरोमेटिक, सभी एरोमेटिक है, एंड लोन पेयर
डीलोकेलाइज इन रिंग, और सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है वो रिंग में डीलोकेलाइज हो रहा है। तो ऑल आर एरोमेटिक एंड लोन पेयर डीलोकेलाइज इन रिंग, हैंस इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। तो ध्यान दें, सभी अपना लोन पेयर रिंग में दे रहे हैं और सभी अपना लोन पेयर रिंग में देने की वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। बट अब इनके हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, EN पे डिपेंड करती है। तो आपको पता है लेस EN वाला मोर डोनर होता है, लेस EN जो होता है बेटा वो मोर डोनर होता है। तो बताओ EN किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम EN की बात करें तो EN ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर में से नाइट्रोजन का EN कम है और ऑक्सीजन और सल्फर का EN ज़्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन की डोनर टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं बात करूँगा सबसे फर्स्ट, तो डोनर टेंडेंसी ऑफ एन इज मोर, अगर इसकी डोनर टेंडेंसी मोर है तो इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो तो आपका पायरोल होगा। अब हम बात करते हैं आगे ऑक्सीजन और सल्फर के अंदर। आपको पता है ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही डोनर है, बट सल्फर के पास आपको पता है क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये लोन पेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल में होगा। तो सल्फर लेस डोनेट कंपेयर टू ऑक्सीजन, अर्थात सल्फर की जो डोनर टेंडेंसी होती है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में लेस है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी लीस्ट सबसे लेस होगी। तो इसमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव थायोफिन होगा, सबसे मोर रिएक्टिव आपका पायरोल होगा और फ्यूरेन के बीच में होगा। तो हमें बताना था किसके अंदर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अर्थात सबसे पहले मोर रिएक्टिव और उसके बाद में सबसे लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे मोर रिएक्टिव कौन सा है, पायरोल 2। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग, इन दोनों में से सबसे लीस्ट कौन सा है, 3। तो इसका मतलब कौन सा आंसर राइट हो गया, इसका बी ऑप्शन राइट हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ आपका बेटा NTA नीट पेपर नंबर 103 का पोर्शन कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करूंगा कि आपको हर क्वेश्चन एक्सप्लेन हुआ होगा। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपलोड का नोटिफिकेशन ऑब्टेन हो जाए।